यकदम दरवाज़ा धाड़ से खुला तो उसने और जमान ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। बख्तियार ने वहीं खड़े खड़े उसे कड़े तेवरों से घूरा और फिर पास आकर बेदर्दी से हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया तो वो खौफसदा सी होकर जमान के साथ आ लगी। ये क्या तरीका है बख्तियार? जमान गरजे। बख्तियार ने अंगारा आंखों से उन दोनों को देखा था। अमल का दिल कांपने लगा। पूछें इससे, किसने अगवा किया था इसे? कहीं किसी ने इसे खराब तो नहीं कर दिया? बख्तियार! जमान के हाथ का एक जोरदार चांटा उसका रुखसार सुर कर गया। अमल पत्थर का मुजस्मा बन गई। अंदर गिरते आंसू तक पथरा गए। उसे लगा किसी ने रख के उसके मुंह पर बेलचादे मारा। अपनी जुबान संभाल कर बात करो, और अगर बात नहीं करनी आती तो अभी के अभी दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जमान उस पर धाड़े थे, लेकिन वो टस से मस न हुआ। आप इससे पूछे किसने अगवा किया था इसे? हमारी इज्जतों का सवाल है ये। ऐसे बताए बगैर मुंह बंद करके नहीं बैठ सकती है। जवाबन वो भी उतना ही चीखा था। मैंने कहा ना अभी के अभी दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, नहीं तो मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा जो किसी के भी हक़ में बेहतर ना होगा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से बेगैरत इंसान। लेकिन अब बस बहुत हो गया था। वो जो पत्थर बनी जमान के पीछे खड़ी थी यकदम उसके सामने आई। उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ी, गुलाबी पड़ती घनी पलकों से सजी आंखें, वली की पसंदीदा आंखें। हाशिम हुसैन ने अगवा किया था मुझे भाजी। सारी हवेली में पल भर को सन्नाटा फैल गया। सब कुछ साकित हो गया। सब कुछ यूं लगता था गोया सारी दुनिया साकित हो गई। बख्तियार बिना पलकें झपकाए उसे देख रहा था। मैंने कहा मुझे हाशिम हुसैन ने अगवा किया था भाजी, और वो मुझे ख़राब भी कर सकता था, लेकिन वली ने उसे इतना मौका नहीं दिया। उसके भेजे गए इंसान को जंगलियों की तरह मारा था उसने। जान से मार देता अगर मैं उसे आवाज़ ना देती तो। मुझे मौत के मुंह में हाथ डाल के लाया है वो भाजी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? वो चीखी थी इतना ज़ोर से कि उसकी आवाज़ फट गई। आपके सगे ने अगवा किया था मुझे। अब जाएं, जो करना है ना करें। क्या करेंगे आप? क्या कर सकते हैं आप भाजी? पराई औरतों के दर पर बैठने वाले इतने जुर्रतमंद नहीं होते कि अगले वाले का मुंह तोड़ सकें। आपकी इज्जत, हाँ आपकी इज्जत। आपकी इज्जत इज्जत है, और मेरी इज्जत वो क्या है? वो किसकी इज्जत होगी फिर? क्या हैं आप भाजी? खुद क्या हैं आप? पलकों से बेतहाशा लुढ़कते जा रहे थे आंसू, मगर अब हद हो गई थी। उसने बेदर्दी से आंसू रगड़ कर साफ किए और एक ही जाविये पर साकित हुए बख्तियार को नफरत से देखा। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी भाजी कि वो आप जैसा भाई कभी किसी को ना दे। मैं दुआ करूंगी उससे। और अब खुदा के लिए, उसने बेजारियत से हाथों को जोड़कर माथे पर रखा, मेरे सामने से चले जाएं और मुझे और बाबा को दोबारा अपने घटिया सवालात से डिस्टर्ब मत कीजिएगा। चले जाएं यहाँ से, खुदा के लिए जाएं आप यहाँ से। उसने कहकर रुख फेरा तो वो चंद लम्हों बाद शिकस्ता कदमों से बाहर की जानिब बढ़ गया। जमान बेसाख्ता अपनी रॉकिंग चेयर पर बेदम से गिरे। उसने आगे बढ़कर उन्हें संभाला। पता नहीं किस गुनाह की सज़ा में मुझे ऐसी औलाद मिल गई है। उनकी नम आंखें देखकर उसका दिल कटा था, लेकिन वो उसके ऐन सामने उनकी नम आंखें देखकर उसका दिल कटा, लेकिन वो ऐन उनके सामने बैठ गई। उनका बूढ़ा हाथ अपने हाथ में लिया। बाबा मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं कभी आपको मायूस नहीं करूँगी, कभी भी नहीं, भाजी की तरह तो कभी नहीं। उसने हाथ से उनके आंसू साफ किए तो वो ठंडी सांस लेकर रह गए। उनकी छोटी सी बेटी कई मर्दों से ज़्यादा मजबूत थी। आगे बढ़कर उन्होंने उसके सर पर हस्बे आदत हाथ रखा तो वो आहिस्ता से मुस्कुरा दी। खिड़की से गिरती धूप अब तक उन दोनों को ढांपे हुए थी। ऐसी धूप जो झुलसाया नहीं करती थी, बल्कि नरमी से इंसान में जमी बर्फ पिघलाती थी। बख्तियार की तेज़ी के साथ दौड़ती कार का रुख हाशिम के घर की जानिब था। उसे अभी उससे बहुत से हिसाब लेने थे, पिछले किस्सों का हिसाब वसूलना था। उसने गाड़ी कच्चे रास्तों पर तेज़ी के साथ दौड़ाई, लेकिन फिर जैसे ही वो उनके इलाके की हदूद में दाखिल हुआ तो उसने बहुत से लोगों का हजूम देखकर अपनी कार एक जानिब को लगाई। बाहर के मंजर को देखते वो अपनी कार से निकल आया। ऊंचे सतूनों पर जमी मजबूत हवेली के सामने पुलिस की बहुत सी गाड़ियां खड़ी थीं। कुछ एहलकार घर के अंदर भी दाखिल होते देखे थे उसने। वो भी तेज़ी से आगे बढ़ा। दूसरी जानिब हाशिम हुसैन के कमरे में बैठा उन्हें खामोशी से देख रहा था कि यकदम बाहर अजीब सा शोर उठा। बहुत सी गाड़ियों का शोर, बैक वक्त बहुत से दरवाजे खुलकर बंद होने का शोर, तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़ते कदमों की आवाज़। उसकी समात में जैसे ये सब किसी सूर की तरह उतरा। निगार बेगम तेज़ी से भागती अंदर आई। उनकी रंगत मुतगैर थी और सांस उखड़ा हुआ। हाशिम बाहर पुलिस आई है तुझे गिरफ्तार करने। उसने उसी खामोशी से निगार को देखा, फिर एक नज़र हुसैन पर डालता उठकर बाहर निकला। जीनों से उतरते उसने देखा कि बहुत से एहलकार ज़ब्ज़ार पर खड़े बंदूक के उसकी जानिब ताने हुए। उन सब के आगे अदील खड़ा था, एएसपी अदील।
उसने एक निगाह उन सब पर डाली और फिर अदील की आंखों में आंखें डाले करीब हुआ। एक साथ बहुत से गन्स लोड होने की आवाज़ आई। तुम्हें कत्ल, स्मगलिंग और बेशतर गैरकानूनी सरगर्मियों के जुर्म में इस अरेस्ट वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाता है हाशिम हुसैन। उसने मुस्कुराते हुए किसी पशुपेश के उसने मुस्कुराते हुए बिना किसी पसोपेश के अपने हाथ आगे किए तो अदील ने बस एक पल को रुक कर उसे देखा, फिर उसकी कलाइयों में हथकड़ियाँ पहनाता उसे लिए बाहर की जानिब बढ़ने लगा। बाहर दरवाजे के पास ही उसे बख्तियार मिल गया। उसने आगे बढ़कर उसे गर्दन से दबोचा तो पुलिस एहलकार यकदम से आ गया। मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा था हाशिम, लेकिन तुम। उसकी आंखों में दहकती नफरत को हाशिम ने बेतासुर नज़रों से देखा। तुम तो सांप निकले, मेरे लिबास का सांप निकले तुम हाशिम, जिसने मुझे मौका मिलते ही डस लिया। अब देखना कि तुम्हारी बहन के साथ क्या करता हूँ मैं। जब तुम्हें दर्द होगा ना, तब तुम्हें अंदाज़ा होगा कि ये तकलीफ़ क्या तकलीफ़ होती है। उसने एक झटके से उसे छोड़ा तो हाशिम की पेशानी पर पहली दफ़ा फिक्र चमकी, लेकिन फिर कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर एहलकार उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। बख्तियार ने एक कहर आलूद निगाह उस पर डाली और फिर अंदर की जानिब बढ़ा। शाजिया जो निगार बेगम के साथ दरवाजे में टिकी खड़ी थी, उसके ऐसे जारिहाना अंदाज को देखकर बेसाख्ता पीछे। उसे क्या पता था कि उसे उसके भाई के किए आमाल की सज़ा ज़िंदगी भर अब भुगतनी थी। दूसरी जानिब जासिम के अपार्टमेंट में सुबह की मखसूस चहल पहल थी। वली जो कुछ देर पहले ही गहरी नींद से जागा था, अब मुँह हाथ धोकर फ्रेश हुआ नाश्ते की गोल टेबल पर जासिम के नाश्ते का इंतज़ार कर रहा था। जासिम ने सुनहरे से ऑमलेट की प्लेट उसके सामने रखी और फिर असगर को आवाज़ दी। असगर चाय बहुत अच्छी बनाता था, इसलिए आज ये जिम्मेदारी उसे सौंपी गई थी कि चाय वो बनाएगा, जिस पर उसने बुरे बुरे मुँह बनाकर चाय बना ही ली। वो सुबह ही सुबह उसके घर आ धमका था। हाशिम को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। टेबल पर चाय रखते जैसे असगर ने मौसम की कोई खुशगवार सी खबर सुनाई। वली ने एक नज़र उठाकर उसे देखा। वो रात से काफ़ी बेहतर लग रहा था। चेहरे पर सेहतमंदी और सुकून की झलक ली। जानता हूँ। जासिम ने ऑमलेट का टुकड़ा मुंह में रखते हुए उसे देखा। वो उसका यूनिवर्सिटी फ्रेंड था, बहुत नेक दिल और इंतहाई शरीफ सा। फिर खुश क्यों नहीं हो तुम? किस बात पर खुश होना चाहिए मुझे? उसने हाथ आगे बढ़ाकर अपनी चाय उठाई। जख्मी हाथ, अलबत्ता उसने गोद में रखा हुआ था। उसे गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। असगर भी उसके मुकाबिल कुर्सी पर बैठा चाय कप में उंडेल रहा था। 1-2 दिन भी नहीं लगेंगे उसे इस जेल से निकलने में। उस जैसे बारसूख लोगों को सिर्फ उस जैसे बारसूख लोग ही काबू कर सकते हैं। पुलिस तो जेब में रहती है उसकी। वो बहुत सुकून से उन दोनों को जैसे हकीकत का आईना दिखा रहा था। जासिम बेसकूनी से आगे हुआ। फिर तो कोई रास्ता नहीं है उसे कैद करने का? मैंने ये कब कहा कि कोई रास्ता नहीं है? सब पुलिस के बस की बात नहीं है ये। बाकी इंसान को तबाह करने के लिए उसके अमाल ही काफ़ी होते हैं। तुम क्या करने लगे हो? असगर के संजीदा से सवाल पर उसने पहली दफ़ा हल्के से मुस्कुराकर उन दोनों की जानिब देखा। सॉरी, कॉन्फिडेंशियल है, मैं आप दोनों में से किसी को भी नहीं बता सकता। यार वली, बता ना। असगर ने नाश्ता छोड़कर बहुत बेचैनी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा तो उसने मज़े से कंधे उचकाए। तुम्हारे बाबा को पता है? उनसे पूछ लेना जाकर। चलो, इसके बाबा को तो पता है, लेकिन मुझे कौन बताएगा? जासिम को अपना नज़रअंदाज किया जाना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। तुम्हें क्या करना है जानकर? चुप करके टांके लगाओ लोगों की खाल में। असगर ने हंसकर कहा तो वली भी हंस दिया। जासिम ने अलबत्ता उसके तबसरे पर आंखें निकाल कर उसे देखा। किसी दिन तुम्हारे मुंह पर ही ना टांका लगा दूं मैं। जितनी ये जुबान कम चलेगी उतना ही सबके लिए अच्छा होगा। क्यों वली? बिंगो। अंगद शहादत को अंगूठे पर रख के उसने जासिम के इरादे को सराहा। असगर ने उन दोनों को कड़े तेवरों से घूरा तो वो दोनों हंस पड़े। उन्हें हंसता देख उसके चेहरे पर भी हंसी उभरी। ऑमलेट और चाय की इश्तहा अंगेज महक से पूरे अपार्टमेंट महक रहा था। 3 दोस्त आज बहुत दिनों बाद एक साथ यूँ हंसे थे, क्योंकि ज़िंदगी की एक बहुत कठिन और तवील रात का इख्तिताम बहरहाल हो चुका था। उसने ज़मान के साथ खाना खाया। सारे दौरानिये में ज़मान की बातों पर मुस्कुराती वो अब के बहुत बेहतर महसूस कर रही। गर्दन का ज़ख्म ज़रा सी जुम्बिश पर भी तकलीफ़ दिया करता था। बाकी के ज़ख्मों और छोटी छोटी तकलीफ़ का असर बहुत कम था, या फिर शायद उसे महसूस कम हो रहा था। वो अंदाज़ा नहीं कर पाई। उसने खाना खाया और फिर उनको सलाम करती खाने के बर्तन लिए कमरे से बाहर निकल आई। लाउंज से गुजरते उसकी निगाह बेसाख्ता उसके कमरे के बंद दरवाजे पर फिसली। जाने कहाँ था वो? गहरा सांस भरती वो आगे बढ़ी तो बीजान को किचन में काम करता देखकर उन्हीं के पास चली आई। बख्तियार की सारी बातें यकीनन वो भी सुन चुकी थी और अब उससे रुख फेरे खड़ी थी कि उसका सामना करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। बीजान। उसने पास जाकर उन्हें पुकारा, फिर स्लीप पर बर्तन रखती उन तक आई।
انہوں نے خامخواہ سنہری ہوتی پیاز میں چمچ چلایا تھا۔ بی جان، اس نے اب کے انہیں کندھے سے تھام کر اپنی جانب نرمی سے گھمایا تو دھک سے رہ گئی۔ ان کی خوبصورت آنکھوں میں بے تحاشا آنسو جمع تھے اور پلکوں پر اتنا پانی لدا تھا کہ حد نہیں۔ بی جان، کیا ہوا؟ اس نے بوکھلا کر ان کا چہرہ اپنی جانب پھیرا۔ بختیار نے جو کچھ بھی کہا، بچے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سب کے بعد تمہارا سامنا کیسے کروں۔ وہ کیسے اتنی گھٹیا بات کر سکتا ہے؟ اسے میں نے یہ تو نہیں سکھایا تھا۔ میں نے تو کبھی اس میں اور ولی میں فرق نہیں کیا۔ پھر کہاں سے بھر گیا اتنا زہر اس کے اندر؟ اسے اور ولی دونوں کو ہر نوالا کلمہ پڑھ کر کھلایا، دونوں کو قرآن سناتے سناتے بڑا کیا ہے میں نے تو۔ عمل، پھر کیوں ہے ایسا وہ کہ ایک ریشم اور دوسرا ٹاٹ، ایک عزت کا محافظ تو دوسرا سر سے چادر کھینچنے کی باتیں کرتا ہے، ایک زخم سمیٹتا ہے اور دوسرا زخم دیتا ہے۔ میں نے تو کبھی فرق کی کسی لکیر کو ان دونوں کے درمیان نہیں آنے دیا۔ پھر یہ سب اس نے کہاں سے سیکھ لیا؟ مجھے لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا عمل، اسے ایسے دیکھ کر۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ مجھے اسے کیسے سمجھانا چاہیے۔ ایک ماں اپنی زندگی بھر کی ریاضت کو ضائع ہوتے دیکھ بلبلا اٹھی تھی۔ ہاں، اب ان کی برداشت سے کچھ زیادہ باہر ہونے لگا تھا۔ اس نے دکھ سے انہیں دیکھا اور پھر آہستہ سے انہیں اپنے گلے لگا لیا۔ یہ ہمت اسے ہی کرنی آتی تھی، اچھی بیٹی اسے ہی بننا آتا تھا۔ اس کے والدین بوڑھے ہونے لگے تھے اور انہیں اب سنبھالنا اس کی ذمہ داری تھی۔ ان کے ہر آنسو کو سمیٹنا اب اس کے کندھوں پر آ گرا تھا۔ وہ وقت آ گیا تھا کہ جب اس کی زندگی بھر کی محنت کا صلہ انہیں مل ہی جانا چاہیے تھا، اور اب وہ وقت بھی آ گیا کہ جب اسے اپنے آنسوؤں کو بھی خود ہی صاف کرنا تھا۔ اگر گر کر خود اٹھنا تھا، گرے ہوئوں کو اٹھانا تھا۔ اس نے انہیں خود سے الگ کیا، پھر مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ ہر پودا، ہر درخت اور ہر غذا ایک جیسی نہیں ہوتی بی جان۔ ایک ہی پانی، ایک ہی دھوپ، ہوا اور کڑی نگرانی کے باوجود بھی کچھ کو خار بننا ہوتا ہے اور کچھ کو گلاب۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی بی جان، یہ تو اللہ کے کام ہوتے ہیں کہ کسے ببول بنا دے اور کسے ریشم عطا کرے۔ آپ نے زندگی بھر دھوپ میں اپنی پشت جلا کر انہیں سنوارا، مگر جن کے مقدر ہی کانٹے ہوں وہ پھول نہیں بن سکتے، کبھی بھی نہیں۔ بی جان اپنی آنکھیں دوپٹے سے صاف کرتی اسے سن رہی تھی۔ ولی کو گھنا درخت بن کر آپ پر سایہ فگن ہونا ہی تھا، اور بھاجی کو اپنی شاخیں تمازت میں جلا کر ایک اجاڑ درخت کی صورت اختیار کرنی تھی۔ اس میں آپ قصوروار نہیں ہیں بی جان، خود کو ان باتوں کے لیے الزام مت دیں جن پر آپ قادر نہ ہوں۔ مسکرا کر اس نے ان کی بھیگتی ہوئی آنکھوں کو نرمی سے اپنے انگوٹھے سے صاف کیا اور پھر انہیں زور سے بھینچ کر گلے لگایا۔ اب بس بھی کر دیں رونا دھونا۔ کیا پکا رہی تھی آپ میرے لیے؟ سوپ تھا شاید، جلدی کریں نا، پھر بھوک لگی ہے مجھے۔ وہ ہنس کر ہانڈی کی طرف پلٹی۔ ابھی تو کھانا کھایا تم نے، پھر سے بھوک لگ گئی؟ سمجھا کریں نا بی جان، سوپ کی بھوک لگی ہے مجھے، اب جلدی سے بنائیں پلیز۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تھوڑا سا ریسٹ کروں گی، اور اب آپ نے رونا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلتی ہوں میں۔ ایک دفعہ پھر انہیں خود سے لگا کر وہ پلٹی تو بی جان نے اپنی لاڈلی کو آسودہ دیکھ کر سکون کا سانس خارج کیا۔ کچن سے باہر نکلتے اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑی اور شہد رنگ آنسوؤں کے پانی سے جگمگانے لگی۔ اسے سب کو بہرحال یقین دلانا تھا کہ وہ ٹھیک تھی، بالکل ٹھیک۔ آہستگی سے زینے چڑھتی اس کا دل بھاری ہونے لگا اور بوجھ اٹھاتے اٹھاتے اب اس کی جان ختم ہونے لگی۔ کمرے میں آ کر اس کی نگاہ بیڈ پر پڑی، اس کی سیاہ شال کی جانب، اس کے ساتھ ہی اس کی سیاہ جیکٹ رکھی تھی جو اس نے اس رات کو عمل کے کندھوں پر ڈالی تھی۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا بننے لگا۔ آنکھوں میں ڈھیروں پانی لیے وہ نزدیک چلی آئی، شال کو ہاتھ میں لے کر خود کے قریب کیا۔ ایک پل کو آنکھیں بند کر کے اس نے اس کے ملبوس کی مہک خود میں اتاری تو سانسیں تک مہکنے لگی۔ اسے ابھی بہت سارا رونا تھا، بے تحاشا رونا تھا، بے حساب بے حد رونا تھا۔ گہری ہوتی کسی شام میں بہتی جھیل کے پاس بیٹھ کر وہ بہت رونا چاہتی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے اس کی جیکٹ اٹھائی اور اسے بھی خود سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے آج اس لمحے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ولی سے پہلے سے بھی زیادہ، بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ جب اس نے اس کے گرد چادر لپیٹی تھی، جب اس نے اس کے اتنے قریب آ کر بھی نظریں اٹھانے کی گستاخی نہیں کی تھی، جب اس کی تکلیف پر اس نے آنکھیں میچی تھی، اور جب اس کے لیے وہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر دیوانوں کی طرح بھاگتا آیا تھا۔ ہاں، اسے اس سارے عرصے میں وہ پہلے سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا تھا، اسے وہ پہلے سے بھی زیادہ اپنا لگنے لگا، لیکن ان ساری ساتوں میں اس سے کی جانے والی محبت پہلے سے بھی زیادہ زخم دینے لگی، زخموں کو ادھیڑنے لگی۔ کھڑکی
खिड़की से लगकर गिरती धूप उदासी से गर्दन झुकाकर बैठती एक रोती हुई लड़की को देख रही थी कि जिसकी मोहब्बत ने उसे हमेशा ही रुलाया था। अगले दिन जासिम अस्पताल के लिए तैयार हो रहा था और साथ साथ उसकी वली को नसीहतें भी जारी थी। अब तुम वैसे पूरी तरह सेहतयाब हो, लेकिन फिर भी जख्म ताज़ा है, एहतियात करना बेहतर होगा तुम्हारे लिए। उसने बेजारियत से यहाँ वहाँ देखा और फिर जासिम को आवाज़ दी, ये मोहसिन मेरे कपड़े नहीं लेकर आया हॉस्पिटल से? लाया है, अंदर कमरे में रख दिया उसने सारे शॉपिंग बैग्स। सर हिलाकर वो कमरे की जानिब और कुछ ही देर बाद फ्रेश होकर गीले बालों को तौलिए से रगड़ता बाहर चला आया। उसका मखसूस कमीज शलवार वाला लिबास गाँव में ही था और जो शॉपिंग उसके लिए असगर ने की थी वो सारी जीन्स शर्ट्स और जैकेट्स पर मुश्तमिल थी। उसे फ़िलहाल उसी में से कुछ पहनना था, इसलिए उसने ब्लू जीन्स के साथ सफ़ेद टी शर्ट पर हल्के ठंडे मौसम की मुनासबत से भूरी जैकेट पहन ली। जासिम जो बस अपनी चाबियां उठाता घर से निकलने लगा था, उसे देखकर लम्हे भर को ठहर गया। वो अब ब्रश से बालों को पीछे जमा रहा था। देवमालाई कहानियों का बेहद खूबसूरत मुजस्मा, ख्याल रखना अपना वली। उसने अपनाइयत से बस इतना ही कहा तो वली ने लापरवाही से सर हिलाया। जासिम उसकी लापरवाही पर सर हिलाता बाहर निकला तो उसने भी अपनी गाड़ी की चाबियां उठाई और बाहर की जानिब बढ़ा। गाँव के जानिब वापसी के सफ़र पर उसका चेहरा बेहद संजीदा था, खौफनाक हद तक संजीदा। गाड़ी खिलाफ तवक्को हवेली की जानिब मोड़ने की बजाय उसने थाने को जाते रास्ते पर मोड़ी थी। पर मुश्किल आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो थाने के सामने गाड़ी रोक रहा था, फिर चाबी निकालता बाहर आया। अंदर की जानिब जाती राहदारी को पार करते बहुत से एहलकारों ने उसे सलाम किया। उसने महज सर को खम करके उन्हें जवाब दिया और अंदर बढ़ता गया। टॉर्चर सेल की जानिब बढ़ते उसके कदमों की धमक से आने वाली सांसें सिकुड़ने लगी। एक पल को उसने बाहर खड़े एहलकार की जानिब देखा और फिर उसके तसल्ली बख्श इशारे पर वो दरवाज़ा खुलता अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल सालों बाद भी वैसा ही था, खामोश, बेरहम और ठंडा। दरमियानी टेबल के इस तरफ कुर्सी पर जोगी गर्दन झुकाए बैठा था। उसके वली की जानिब उसकी इस तरह के वली की जानिब उसकी पुश्त थी। वो तय से दांत जमाता आगे बढ़ा और कुर्सी को एक जोरदार लात मारी। जोगी कुर्सी समेत दूर जा गिरा। उसने इस हमले पर बौखलाकर यहाँ वहाँ देखा भी, मगर उसे वली नजर नहीं आया। उसने इस हमले से बौखलाकर यहाँ वहाँ देखा भी, मगर उसे वली नज़र नहीं आया। वो उसके ऐन पीछे खड़ा था। फिर एक झटके से आगे बढ़ा, टेबल को लात से परे किया और जेब से तेज धार चाकू निकालकर उसने जोगी का हाथ बेरहमी से पकड़ा और 3-4 बार शड़प शड़प की आवाज़ के साथ चाकू फेरा तो टॉर्चर सेल इंसानी चीखों से गूंज उठा। उसके हाथ से खून उबल उबल कर कच्ची मिट्टी में जज्ब होने लगा और वो दर्द से बिलबिलाता ज़मीन पर अधमुआ सा पड़ा था। उसने उसे बालों से पकड़कर सीधा करके दीवार से लगाया, फिर उसके सामने कुर्सी रखता बैठा। जोगी की खौफज़दा नज़रों ने पल भर को उसके बेरहम से यक तासुरात वाले चेहरे को देखा। अपने कांपते हाथ को दूसरे हाथ से दबाता वो बिल्कुल दीवार के साथ चिपक कर बैठा। वली की आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन उसकी सरसराती मध्यम सी आवाज़ ने जोगी की गर्दन के बाल तक खड़े कर दिए। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों के खून की बू सूंघने का? जोगी का वजूद थर थर कांपने लगा। उसने एक झटके से उसे गले से दबोचकर दीवार में मजीद जमाया। जोगी की आंखें इतनी शिद्दत पर उबलने लगीं, मगर वली का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। उसका स्पाट सा ठंडा चेहरा रगों में गर्दिश करते लहू तक को जमा रहा था। उस रात अगर जो वो मुझे नहीं रोकती तो खुदा की कसम मैं तुम्हें जान से मार देता। लेकिन क्या हुआ, अगर जो वो तुम्हें उस रात मार नहीं सका मैं तो? जोगी की आंखें फटकर बाहर गिरने को थीं। उसने पूरी कुव्वत से उसका हलक दबाया तो जोगी का सांस रुकने लगा। लगता था अगले ही लम्हे रूह परवाज कर जाएगी, लेकिन वली उसकी समात में कोई आवाज़ सी गूंज रही थी। उसने 1-2 बार सर भी झटका, लेकिन वो उस आवाज़ को नहीं झटक सका। वो उसे झटक देने पर भला कादिर ही कब था। आप कातिल नहीं हैं वली, आप इन सब जैसे नहीं हैं। नहीं, उसने दोबारा सर झटका था। पसीने की बूंदें उसकी कनपटी से फिसल कर गिरने लगीं। आप जानवर नहीं हैं वली, आप बेकसूर हैं। और ये हद थी। उसने एक झटके से उसे छोड़ा तो वो बुरी तरह खांसता दूसरी जानिब को गिरा। उसे अपनी बेबसी पर हद दर्जा गुस्सा आया, लेकिन वो थी कि उसे जानवर बनने ही नहीं दे रही थी इंसान। वो भी उन सब जैसा बनकर उन्हें उसी तरह जहन्नुम रसीद करना चाहता था, लेकिन वो उसे खुदा बनने से रोक लिया करती थी, हर दफ़ा रोक लिया करती। कुर्सी से उठकर वो उसके सामने पंजों के बल बैठा। जोगी ने बमुश्किल ज़रा सी निगाह उस पर घुमाई और उसने जमे दांतों को मज़ीद पीस कर उसे गिरेबान से उठाया और फिर दीवार से लगाकर उसकी आंखों में देखा। ये आखिरी बार इसलिए होगा क्योंकि उस रात तुमने उसे अजियत दी, तुमने उसे हाथ लगाया,
तुम ने उसके साथ बदतमीजी की और ये सब करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था जोगी, 1000 बार सोचना चाहिए था। अगले ही लम्हे उसने एक जोरदार जमा कर मुक्का उसके जबड़े पर मारा तो जोगी के सर पर पल भर को सारा टॉर्चर सेल घूम गया। वो अब के बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा था। उसने जैकेट की आस्तीन से माथे पर आया पसीना साफ किया और खामोशी से स्पाट चेहरा लिए बाहर निकल आया। वो आज जोगी को मारने आया था, कत्ल करने आया था वो, लेकिन वो उसे कत्ल नहीं कर पाया था। तंगो तारीख राहदारियों में आगे ही आगे बढ़ते अब के उसका चेहरा बेतासुर वाजे नहीं था। उस पर जमी बर्फ जैसे सदियों की दुश्मनी का नतीजा थी, मगर उसे इस तरह मार कर वली अहमद के अंदर जली आग को जैसे किसी ने तस्कीन पहुंचाई थी, ऐसी तस्कीन जो सुकून से खाली हो।